हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है बच्चों। अगर आपको बाकी पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस कर देंगे। आज के इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से हमने पार्ट 3 में छोड़ा था, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ, इटली का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ। देखिए, मैंने पहले 3 पार्ट्स में आपको जर्मनी और इटली की पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताया है कि जो जर्मनी आज का जो प्रेजेंट डे जर्मनी है वो उस वक्त 18th सेंचुरी के दौरान 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स की एक कन्फेडरेशन हुआ करता था। ठीक ऐसा ही केस इटली के साथ ही भी था। ठीक है, इटली जो है वो अलग अलग एम्परर्स के अंडर रहा है काफ़ी पुराने टाइम से। ठीक है, तो अलग अलग जगहों को एक करके ही जर्मनी कैसे बना, किसने बनाया, किसको इसका क्रेडिट दिया गया और यही इटली के साथ किस तरीके से हुआ, यानी जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है जर्मनी की। जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी भी किसी देश को बनाने में रोल प्ले कर सकती है, अपना रोल निभा सकती है? ठीक ऐसा ही जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी को बनाने में अलग अलग कन्फेडरेशंस को, अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ को एक करके एक नेशन स्टेट, एक कंट्री का रूप देने में आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान था। 1848 के बाद यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो उसका जो मायना है, उसका जो मीनिंग है वो बदलने लगा। जहां पहले नेशनलिज्म को डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से जोड़ के देखा जाता था, अब इसका मीनिंग बदलने लगा। ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। जो कंजर्वेटिव्स थे, मैंने आपको पहले भी बताया, कंजर्वेटिव्स का मतलब ऐसे लोग जो कि पुरानी परंपराओं को मानने वाले थे, जो ये मानने वाले थे कि जो हम ये सडन चेंज लेके आए हैं हमारी कंट्री को मोनार्की से डेमोक्रेसी बनाने का, ये हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है, ये हमारी स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हमारी सही नहीं रहने देगा। यानी वो एक तरीके से पुराने सिस्टम के सपोर्टर्स थे। तो वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, लोगों की देशभक्ति की भावना का फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, और यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, बाकी जगहों के खिलाफ करने के लिए। ठीक है, उनके खिलाफ उनको तैयार करने के लिए वो उनके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। जर्मनी और इटली के केस में इसी तरह के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का फायदा उठाया गया। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। ये क्या कहता है? जर्मनी और इटली के केस में ये देखने को मिलता है। जर्मनी में जैसे कि जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, मैंने आपको पहले भी बताया, मिडिल क्लास जर्मन्स का मतलब जिनके पास बहुत कम पैसा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था। मिडिल क्लास जर्मन्स ने 1848 के आसपास जर्मन कन्फेडरेशन के अलग अलग हिस्सों को एक करके एक कंट्री बनाने की कोशिश की, और ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेसी हो, जिसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, ये कोशिश की जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी के मिडिल क्लास ने ये कोशिश करनी चाहिए। ठीक है कि जर्मन कन्फेडरेशन जो है वो एक सिंगल कंट्री बन जाए। द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री, सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशिया। अब ये जो इनिशिएटिव शुरू किया था मिडिल क्लास जर्मन्स ने, ठीक है, मिडिल क्लास जर्मन्स ने 1848 में क्या शुरू किया था? उन्होंने कोशिश की थी कि जो अलग अलग जर्मन छोटी छोटी भागों में बटा हुआ है उन सबको एक करके एक कंट्री बनाई जाए जिसका एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, देश को चलाने वाले लोग इलेक्ट करके इलेक्शंस में जीत के आएँ। लेकिन ये जो उनकी कोशिश थी, इस कोशिश को तबाह कर दिया मोनार्की और मिलिट्री ने मिलके। मोनार्की मतलब किंगशिप, राजशाही, और मिलिट्री यानी वहाँ की आर्मी ने मिलके मिडिल क्लास जर्मन्स के इस सपने को ख़त्म कर दिया, उनके स्ट्रगल को रिप्रेस कर दिया उन्होंने। और साथ ही मोनार्की और मिलिट्री का साथ दिया लार्ज लैंड ओनर्स ने, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, जो रिच लोग थे, वहाँ के एलिट लोग थे, जिनको पर्शिया में जंकर्स कहा जाता था। लार्ज लैंड ओनर्स को जंकर्स कहा जाता था। तो इन 3 लोगों ने, इन 3 कैटेगरीज ने, हम ये कह सकते हैं, मिडिल क्लास जर्मन्स की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। From then on, Prussia took on the leadership of movement for national unification.
इसके बाद इस 1848 के स्ट्रगल के बाद पर्शिया ने जिम्मेदारी ले ली जर्मनी के अलग अलग हिस्सों को एक करके एक जर्मन नेशन स्टेट बनाने की। उसके जो चीफ मिनिस्टर थे, पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, उनको आर्किटेक्ट माना जाता है। किस चीज़ का आर्किटेक्ट माना जाता है? जर्मन यूनिफिकेशन का, जर्मनी को एक कंट्री बनाने का आर्किटेक्ट ओटो वॉन बिस्मार्क को माना जाता है। ओटो वॉन बिस्मार्क ने प्रूशियन आर्मी की हेल्प लेके ब्यूरोक्रेसी का मतलब अफसरशाही, अफसरों की, बड़ी बड़े अफसरों की हेल्प लेके जो है जर्मनी को यूनिफाई किया। थ्री वॉर्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। 3 लड़ाइयाँ लड़ी जर्मनी उस वक्त, ओटो वॉन बिस्मार्क की लीडरशिप में भी कह सकते हैं हम, पर्शिया ने कह सकते हैं। पर्शिया ने जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, एक करने के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 सालों के दौरान, 7 सालों के पीरियड्स में। ठीक है, पर्शिया ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। और इन लड़ाइयों के बाद, इस 7 year वॉर्स के बाद, 7 years वॉर के बाद पर्शिया जो है वो जीत गया और जर्मन यूनिफिकेशन में कामयाब हो गया। जनवरी 1871 में जो पर्शियन किंग था विलियम वन, उसको जर्मन एम्परर बना दिया गया। वर्सेल्स में एक सेरेमनी हुई उसको एम्परर डिक्लेयर करने के लिए, उसकी ताजपोशी करने के लिए, ठीक है, उसको जो है मुकुट पहनाने के लिए। तो पर्शिया को कहा जा सकता है कि पर्शिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of German states, representatives of the army, important Persian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Persia. तो क्या हुआ है, 18 जनवरी 1871 की बहुत ठंडी सुबह पे, उस दिन काफ़ी ठंड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड थी। 18 जनवरी 1871 की बहुत ठंडी सुबह एक असेंबली इकट्ठा हुई, लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ। कौन कौन थे उस असेंबली में? जर्मन स्टेट्स के, जो जर्मन स्टेट्स को इकट्ठा किया जा रहा था, एक किया जा रहा था, उनके प्रिंसेस, आर्मी के लोग, आर्मी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, पर्शिया के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, जो पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, वो सारे, ये सारे लोग इकट्ठे हुए पैलेस ऑफ वर्सेल्स में, और इन सब ने मिलकर एक नई जर्मन एम्पायर बनाई, यानी जर्मनी को ऑफिशियली यूनिफाई किया। बहुत सारे पार्ट्स को मिला के जर्मनी को बनाया, और उसका हेड किसको बनाया? केजर विलियम वन, जो कि पर्शिया से बिलोंग करते थे, उनको इस जर्मनी का हेड बनाया गया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। जो जर्मनी की यूनिफिकेशन थी उसने पर्शिया की डोमिनेशन को, उसकी ताकत को साबित कर दिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। जो अब ये जो नया जर्मन स्टेट बना था, इसमें सबसे पहला जो काम करने की कोशिश की गई, वो कोशिश की गई कि जो करेंसी है जर्मनी की उसको मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग सिस्टम को बेहतर किया जाए, लीगल सिस्टम को और जुडिशियल सिस्टम को, जो कोर्ट्स का, लॉयर्स का सिस्टम होता है, उसको बेहतर बनाया जाए। ये सबसे पहले काम थे जो न्यूली फॉर्म्ड जर्मन गवर्नमेंट को करने थे। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। जिस तरह की प्रैक्टिसेस पर्शिया में की जाती थी, जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन पर्शिया में किया जाता था, उसको एक तरीके से जर्मनी में फॉलो किया जाने लगा, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है द प्रोक्लामेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्सेल्स। ठीक है, जर्मन एम्पायर के जो प्रोक्लामेशन, यहाँ पे अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा है, उसी को पिक्चराइज किया गया है। यहाँ पे एंटोन वॉन वर्नर ने ये किया है। ठीक है, सेंटर में, ठीक है, बीच में जो है वो केजर वन खड़े हैं, ठीक है, और चीफ कमांडर खड़े हैं पर्शियन आर्मी के जनरल वॉन रून, ठीक है, और उनके पास ही बिस्मार्क खड़े हैं। ठीक है, और ये जो आर्ट वर्क हमें यहाँ दिख रहा है, फिगर 11, इसको बनाया था आर्टिस्ट ने और बिस्मार्क को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, उनके 70th बर्थडे पे 1885 में। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, ये मॉडर्न जर्मन स्टेट है एक तरीके से, जर्मनी आज कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्शिया बिफोर 1866 से पहले पर्शिया किस तरह का दिखता था, वो इस कलर में दिखा रखा है यहाँ पे, ये वाला जो कलर है। ठीक है, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1866 में, उसमें जो इलाके जीते थे वो यहाँ पे लाइट येलो कलर में शो किए गए हैं। ठीक है, और
ऑस्ट्रिया की वो टेरिटरी जो कि जर्मन कन्फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनी वो यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। और जिसने जर्मन कन्फेडरेशन को खुद ब खुद ज्वाइन कर लिया था उनको लाइट ग्रीन कलर में शो किया गया है, ठीक है। और साउथ जर्मन स्टेट्स जिन्होंने पर्शिया को ज्वाइन कर लिया था जर्मन एम्पायर जब बनी थी उनको इस कलर में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ऑरेंज की काफ़ी लाइट सी शेड नज़र आ रही है ये। और फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो 1871 में लड़ाई हुई थी उसमें जो इलाके जीते गए वो यहाँ पे लाइट पर्पल कलर में दिखाए गए हैं। तो एक तरीके से इस मैप में जर्मनी की यूनिफिकेशन की कहानी आपको दिखाई गई है। आगे आता है इसी तरह की इटली की यूनिफिकेशन किस तरीके से हुई। जर्मनी की तरह इटली की भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन का मतलब इटली भी बहुत पुराने टाइम से टुकड़ों में बटा हुआ था, इसको फ्रेगमेंटेशन कहा गया है। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. आज की जो मॉडर्न डे इटालियन कंट्री है वो उन दिनों अलग अलग किंग्स के अंडर थे, यानी इटली के कई टुकड़े थे और अलग अलग किंग्स के अंडर थे, यानी एक मल्टीनेशनल एम्पायर, मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर इसको कहा जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर भी आया करता था। 19th सेंचुरी के बीच में यानी 1850s के आसपास इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक ही स्टेट जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट, उसमें इटालियन प्रिंसली हाउस, उसमें इटालियन किंग था, हम ऐसा कह सकते हैं, वहाँ पे इटालियन प्रिंसेस थे। बाकी सारे इटालियन पार्ट्स के ऊपर किन्हीं और राजाओं का कब्जा था, ऐसा हम कह सकते हैं। भाई बहुत सारे ऐसी 7 पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पे इटालियन स्पीकिंग लोग मेजोरिटी थे, लेकिन उन 7 पार्ट्स में से एक ही स्टेट सार्डिनिया पिडमोंट ऐसा था जहां पे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था, बाकी सब पे किसी न किसी और किंग का रूल था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो नॉर्थ पार्ट था इटली का वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग्स के अंडर था। जो सेंटर पार्ट था इटली का वहाँ पे पोप का रूल था। जो सदर्न इटली था वहाँ पे बॉर्बन किंग्स, स्पेन का रूल था, स्पेन के बर्बन किंग्स का रूल था वहाँ पे। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. इटालियन लैंग्वेज उन दिनों जो इन 7 स्टेट में बोली जाती थी वो एक जैसी नहीं थी, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे बोलने के लहजे में और शब्दों में। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो साउथ इंडियन जो है वो हिंदी अलग तरीके से बोलेगा, नॉर्थ इंडियन अलग तरीके से बोलेगा, वोकैबलरी भी अलग होगी, जो वर्ड्स वो यूज़ करेंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है, वो भी काफ़ी अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर आप भारी भरकम हिंदी के शब्दों का यूज़ करेंगे किसी साउथ इंडियन के आगे तो शायद उसको समझ में ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से इटालियन लैंग्वेज के साथ भी कुछ ऐसा ही था उस वक्त। यहाँ पे साइड में एक पिक्चर दिखा रखी है आपको, कैरिकेचर ऑफ ओटो वोन बिस्मार्क। ओटो वोन बिस्मार्क का ये एक आर्ट वर्क बनाया गया है, ठीक है, जिसमें वो राइक्सटैग में खड़े हैं। राइक्सटैग का मतलब जर्मनी का पार्लियामेंट, ठीक है। ये 5 मार्च 1870 के आसपास का जो है पोर्ट्रियल है। आगे पढ़ते हैं हम इसी को, इटली की यूनिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग द 1830s गुसिपे मजीनी हैड sought टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। 1830s के आसपास गुसिपे मजीनी जो कि एक काफ़ी फेमस रेवोल्यूशनरी था जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था इटली को एक कंबाइन करके एक इटालियन रिपब्लिक बनाने का प्रोग्राम। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। उन्होंने इस काम के लिए, इटली के यूनिफिकेशन के लिए, एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी उस वक्त की सरकार से छुप के, जिसको यंग इटली नाम दिया गया था। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its rural king Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. अब गुसिपे मजीनी ने कोशिशें काफ़ी की, ठीक है, जो यंग इटली थी और बाकी जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने 1831 और 1848 के दौरान काफ़ी अपराइजिंग्स की इटली के यूनिफिकेशन के लिए, लेकिन वो सारी सप्रेस कर दी गई, रिप्रेस कर दी गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, इटली यूनिफाई नहीं हुआ। अब इटली को एक करने का, इटली को यूनिफाई करने का जिम्मा आ पड़ा सार्डिनिया पिडमोंट के राजा के किंग विक्टर इमैनुअल II के ऊपर, और वो भी वॉर्स के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए, ठीक है। यानी अब ये क्लियर हो गया कि अगर इटली को यूनिफाई करना है तो जो सार्डिनिया पिडमोंट का इलाका है जिसके किंग विक्टर इमैनुअल II हैं, इनको बाकी सारी जगहों को, बाकी सारे किंग्स को हरा के इटली के एरिया को एक साथ लेके आके उसको एक कंट्री बनाना पड़ेगा, उसको एक नेशन स्टेट बनाना पड़ेगा, तभी इटली की यूनिफिकेशन संभव है, वरना नहीं।
In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब जो सार्डिनिया पिडमोंट इलाका था, वहाँ के जो रूलिंग एलिट थे, रूलिंग एलिट का मतलब जो वहाँ पे राज करते थे, ठीक है, जो वहाँ पे राज परिवार के लोग थे, ठीक है, रॉयल पीपल थे जो वहाँ के, उनका मानना था कि अगर इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है तो इससे हमारे इलाके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी होगी। बाकी एम्पायर्स भी हमारा लोहा मानेंगे, वो भी हमारी जो है पावर को समझ जाएंगे। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीफ मिनिस्टर कैवोर इटली की यूनिफिकेशन में, ठीक है। ये कैवोर की प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकती है इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, या वैसे भी जो है अलग अलग हो सकती है टीचर्स की। तो जो चीफ मिनिस्टर कैवोर थे, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इटली की यूनिफिकेशन में, वो ना तो रेवोल्यूशनरीज के सपोर्टर्स थे, ना वो एक डेमोक्रेट थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलिट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। जैसा कि इटली की एलिट क्लासेस में, इटली के अमीर लोगों में अक्सर देखा जाता है, ये जो चीफ मिनिस्टर थे ये फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोलते थे इटालियन के मुकाबले। थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859। जो ये चीफ मिनिस्टर था कैवर, ये काफ़ी डिप्लोमेटिक, काफ़ी जो है चतुर चालाक इंसान इसको कहा जा सकता है। उसने काफ़ी सूझबूझ के साथ फ्रांस के साथ एक अलायंस बनाई, ठीक है, और फ्रांस के साथ मिलके सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया की सेना को हराया 1859 में। यानी पहला जो इनका पार्ट इनके अंडर आया, सार्डिनिया पिडमोंट का जो सपना पहली बार जो सच हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपे गारिबाल्डी जॉइंड द फ्रे। जो रेगुलर ट्रूप्स थी, जो सेनाएं थी सार्डिनिया पिडमोंट की और फ्रांस की, वो तो लड़ ही रही थी इस बैटल में, लेकिन साथ ही साथ आर्म्ड वॉलंटियर्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सेना से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन खुद अपनी मर्जी से हथियार लेके लड़ाई में जो है सार्डिनिया पिडमोंट का साथ देने आ गए थे, ठीक है, गुसिपे गारिबाल्डी की लीडरशिप में। तो ये गुसिपे गारिबाल्डी भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इटली की यूनिफिकेशन में। 1860 में दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। 1860 में 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा के ऑस्ट्रिया ने जिस इटालियन इलाके पे कब्जा कर रखा था उसको छुड़ा के, उसके बाद ये जो जॉइंट फोर्सेस थी ये बढ़ती हैं साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ, जो कि इटालियन स्पीकिंग रीजन्स थे, एंड सक्सेडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। और इन फोर्सेस ने जो वहाँ के लोकल किसान थे उनका विश्वास जीत लिया, और जो स्पेनिश रूलर्स थे वहाँ के रूलर्स बर्बन किंग्स थे स्पेन के, उनको हरा के वहाँ से खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया, ठीक है। वहाँ के जो इटालियन बोलने वाले किसान थे, गरीब लोग थे, गरीब किसान थे, वो एक तरीके से स्पेन के राजाओं को, जो उनके ऊपर काफ़ी टाइम से रूल करते आ रहे थे, उनको विदेशी मानते थे। तो जब सार्डिनिया पिडमोंट की फोर्सेस वहाँ पे आती हैं उस इलाके को कब्जाने के लिए, तो वहाँ के लोकल पीजेंट्स अटैकर्स का, हमला करने वालों का साथ देते हैं। 1861 में विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में जो ये विक्टर इमैनुअल II था, जो पहले रूल करता था सार्डिनिया पिडमोंट एरिया पे, अब उसको यूनिफाइड इटली का किंग घोषित कर दिया गया, रूलर घोषित कर दिया गया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। वैसे तो उस वक्त की जो इटालियन पॉपुलेशन थी, उस वक्त के जो इटालियन लोग थे, ठीक है, खासकर उन इलाकों के लोग जहाँ पे इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा थी, जहाँ पे पढ़े लिखे काफ़ी कम थे, ठीक है, वहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। द पीजेंट मासेस हु सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife। जिन किसानों ने गैरिबाल्डी का, गुसिपे गैरिबाल्डी का साथ दिया था साउथ इटली में बैटल के दौरान, उन्होंने ये इटालिया वर्ड कभी सुना ही नहीं था, ठीक है, वो इटली नाम से जो है अनजान थे एक तरीके से, और उनका ये मानना था कि जो इटालिया वर्ड है, ये इटालिया वर्ड लिया गया है विक्टर इमैनुअल की वाइफ से,
जिसका नाम ला टैलिया है, उसके नाम पे ये इटालिया नाम पड़ा है। ठीक है, तो लोगों में अनपढ़ता ज़्यादा थी लेकिन वो फिर भी यूनिफाई होने का सपना देख रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है उस वक्त की इटली के बारे में। अब यहाँ पे इटली बिफोर यूनिफिकेशन और आफ्टर यूनिफिकेशन का एक मैप यहाँ पे दिखा रखा है। ये देखिए इटली बिफोर यूनिफिकेशन, ठीक है, ये अलग अलग कलर्स में अलग अलग पार्ट्स दिखा रखे हैं जो अलग अलग किंग्स के अंडर थे। ठीक है, कोई किसी किंग के अंडर था, कोई किसी किंग के अंडर था, जिनको विक्टर इमैनुअल टू ने, जो कि पिडमोंट सार्डिनिया पिडमोंट का रूलर था, उसने एक किया। और ये जो है यूनिफिकेशन के बाद की इटली है। ठीक है, इन सारे इलाकों को एक करके एक पूरा कंट्री बना दिया गया। आगे आता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब हम ब्रिटेन कैसे बना, जो मॉडर्न डे ब्रिटेन है, ठीक है, आज का जो ब्रिटेन है वो कैसे बना, उसकी यूनिफिकेशन कैसे हुई। तो स्टूडेंट्स देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। जर्मनी की यूनिफिकेशन की कहानी अलग है, जहाँ पे ओटो वॉन बिस्मार्क ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, पर्शियन आर्मी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इटली की यूनिफिकेशन की कहानी अलग है, जहाँ पे सार्डिनिया पिडमोंट के रूलर विक्टर इमैनुअल टू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, गुसिपे गारिबाल्डी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कैवॉर जो कि चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ठीक इसी तरीके से हम ब्रिटेन की, जो मॉडर्न डे ब्रिटेन है, वो किस तरीके से बना, अब हम उसकी हिस्ट्री समझने वाले हैं। तो क्वेश्चंस इनके ऊपर, तीनों के ऊपर आ सकते हैं। इटालियन यूनिफिकेशन के ऊपर भी आ सकते हैं, जर्मन यूनिफिकेशन के ऊपर भी आ सकते हैं, और ब्रिटेन किस तरीके से बना, मॉडर्न ब्रिटेन किस तरीके से बना, उसके ऊपर भी आ सकते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। कुछ विद्वानों का, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि असल मायने में जो नेशन स्टेट बना सही तरीके से, वो ग्रेट ब्रिटेन बना। जो आज का ग्रेट ब्रिटेन है वैसे बनने चाहिए नेशन स्टेट्स। In Britain, the formation of nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. आज का जो ब्रिटेन है उसको बनाने में किसी अपराइजिंग, किसी विद्रोह, किसी विरोध का, किसी अपहीवल का, किसी सडन अपराइजिंग का हाथ नहीं था। इट वॉज रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। आज का जो ब्रिटेन है इसको बनने में बहुत लंबा प्रोसेस लगा, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा उसको ऐसा बनने में जैसा वो आज है। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th century। 18th century से पहले ब्रिटेन कोई कंट्री नाम था ही नहीं। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। जो आज का ब्रिटेन है 18th century के दौरान वहां पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे। एथनिक ग्रुप्स का मतलब जिनके कल्चर, ट्रेडिशंस वगैरह अलग अलग हैं। ठीक है, चार अलग अलग तरह के कल्चर फॉलो करने वाले, ठीक है, एथनिक डाइवर्सिटी वाले लोग वहाँ पे रहते थे। इंग्लिश लोग वहाँ पे रहते थे, वेल्स के एरिया में, वेल्स के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं, और स्कॉट यानी स्कॉटलैंड के आसपास के जो लोग हैं, एरिया के जो लोग हैं, हाईलैंडर्स भी कहा जाता है इनको, और आयरिश यानी आयरलैंड के आसपास के जो लोग हैं, यानी चार अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग उस इलाके में रहा करते थे जो आज ब्रिटेन नाम से जाना जाता है। All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. इन सारी ethnic groups के अपना खुद का अलग कल्चर था, अलग पॉलिटिक्स थी इनकी। But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, अब इन चारों में से एक जो कि इंग्लिश पार्ट था, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। वहाँ पे पैसा खूब आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, पावरफुल हो गया जो इंग्लिश पार्ट था, चारों में से जो इंग्लिश ग्रुप था। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। जो इंग्लिश आइलैंड था वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने अपनी पावर, अपनी इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बाकी 3 आइलैंड ग्रुप्स के ऊपर भी डालना शुरू कर दिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। जो आज का इंग्लिश पार्लियामेंट है जिसने 1688 में उस वक्त की मोनार्की को से पावर ले ली थी, एक तरीके से हटाया तो नहीं था, उससे पावर ले ली थी मोनार्की से, ठीक है। एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है लंबे चले हुए लड़ाई के, संघर्ष के, लंबे चले हुए स्ट्रगल के बाद। तो ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आज के ब्रिटेन की फॉर्मेशन में, ठीक है। यानी ये बाकी सारे ग्रुप्स को साथ लेके आया और सेंटर में कौन रहा, इन्फ्लुएंस किसकी सबसे ज़्यादा रही, इंग्लिश कल्चर की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in the formation of United Kingdoms of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया 1707 में, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है ये।
एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया 1707 में। इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया, और नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसको यूके के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए, वैसे तो इन्होंने नाम भी बदल दिया, इन दोनों का मर्जर भी कर दिया, लेकिन इन्फ्लुएंस किसकी रही? इंग्लिश लोगों की, इंग्लैंड की इन्फ्लुएंस रही इस यूनियन में, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल थे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंडफोर्स डोमिनेटेड बाई इंग्लिश मेंबर्स। जो उस वक्त का ब्रिटिश पार्लियामेंट था, पहले इंग्लिश पार्लियामेंट हुआ करता था, यूनियन के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट कहा जाने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इंग्लिश मेंबर्स ही ज़्यादा थे। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. Act of Union 1707 के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना, उसमें ज़्यादातर मेंबर्स इंग्लिश थे, इंग्लिश कल्चर से आते थे, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड का अपना अलग कल्चर था, अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर था, वो कहीं खोता चला गया। जो स्कॉटलैंड का अपना कल्चर था, अपना ट्रेडिशन था, अपना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, वो एक तरीके से धीरे धीरे सिस्टमेटिकली इंग्लैंड ने सप्रेस कर दिया, उनको दबा दिया, उनकी पावर को खत्म कर दिया, ठीक है, और अपना कल्चर उनके ऊपर थोप दिया। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. बहुत बार ऐसे मौके भी आए जब हाईलैंडर्स ने, पहाड़ों पे रहने वाले स्कॉटलैंड के लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश की, लेकिन इन कैथोलिक क्लैंस को, कैथोलिक जो है वो एक ग्रुप है क्रिश्चियनिटी का, इन कैथोलिक क्लैंस को जो है, इनके स्ट्रगल को सक्सेसफुली रिप्रेस करने में कामयाब रहा उस वक्त का ब्रिटेन। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. जो उस वक्त के स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, उनको गैलिक लैंग्वेज बोलने से रोका गया, उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी उसको पहनने से रोका गया, और बहुत से लोगों को मजबूरन वहाँ से छोड़ के शहरों में लाया गया काम करने के लिए। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। जो कहानी 1707 में स्कॉटलैंड के साथ किया इंग्लैंड ने, ठीक वैसी ही कहानी आयरलैंड के साथ भी किया। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड एक ऐसी जगह थी जो पहले से ही काफ़ी डिस्टर्ब्ड थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स जो दो फ्रेगमेंट्स हैं क्रिश्चियनिटी धर्म के, उसके जो दो पार्ट्स हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, उनकी वहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहती थी। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। जो इंग्लिश था, जो इंग्लिश कल्चर था उस वक्त, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स ग्रुप की हेल्प की। देखिए, दो ग्रुप्स थे उस देश में, आयरलैंड में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो जो इंग्लिश थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की डोमिनेशन असर्ट करने में, कंट्री में अपना राज स्थापित करने में, जबकि आयरलैंड मेजरली एक कैथोलिक कंट्री थी, वहाँ पे मेजोरिटी कैथोलिक्स थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन वहाँ बनाने में। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और कैथोलिक्स ने जो रिवोल्ट्स शुरू किए ब्रिटिश डोमिनेशन के खिलाफ, उनको ब्रिटेन ने सक्सेसफुली दबा दिया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। लास्ट जो लड़ाई लड़ी आयरलैंड को आज़ादी दिलाने के लिए, आयरलैंड को बचाने के लिए कह सकते हैं, वो वॉल्फ टॉन और उसके यूनाइटेड, उसके बनाए हुए आयरिशमैन ने, इकट्ठे किए हुए आयरिशमैन ने जो लड़ाई लड़ी 1798, उसको सक्सेसफुली काबू कर लेने के बाद, दबा देने के बाद, आयरलैंड को फोर्सिबली, बिना वहाँ रहने वाले लोगों की मर्जी के, उसको यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया गया। 1801 में, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास हुआ था, जिसके तहत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाया गया था, और 1801 में आयरलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाया गया, और इस बार कंप्लीट जो है वो फोर्सिबली किया गया था पूरा काम, ठीक है। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब एक नया ब्रिटिश नेशन बनने लगा जहां डोमिनेशन किसकी थी? इंग्लिश कल्चर की। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, जो नए ब्रिटेन के सिंबल्स थे, अब एक नई कंट्री बनी, एक नया नेशन स्टेट बना, तो उसके सिंबल्स भी नए होने चाहिए। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन के, न्यू ब्रिटेन के जो सिंबल्स थे, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, वो इंग्लैंड से लिया गया। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये वो भी वहाँ से लिया गया, इंग्लिश कल्चर से। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, और जो पुराने नेशंस थे सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। यानी ये जो यूनियन थी, ये चार की एक साथ थी,
ठीक है, लेकिन इसमें बाकी तीनों कल्चर जो है वो सबऑर्डिनेट बन के रह गए, वो अपना इफेक्ट, अपना इन्फ्लुएंस इतना नहीं दिखा पाए। यहाँ पे इस पिक्चर में दिखा रखा है, जो ये नीचे हैं ये गैरीबैल्डी हैं, गुसिपे गैरीबैल्डी। ये किस तरीके से किंग विक्टर इमैनुअल II को सार्डिनिया पिडमोंट को, जो कि रूलर हैं, उनको इटली नाम का जूता पहना रहे हैं, यानी एक तरीके से इटली को यूनिफाई करके उनको सौंप रही हैं, ऐसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। आगे आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। स्टूडेंट्स देखिए, अगर अभी भी आप इस वक्त भी हमारे साथ बने हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अब आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपके काम का अगर कोई और वीडियो हम अवेलेबल करवाएं अपने चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपके डिवाइस पे आ जाए और आपको पता चल जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक्स को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपकी क्लास के लिए काफ़ी यूजफुल मटेरियल हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखा है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो एक बार उसको जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? देखिए, जब किसी देश का कोई राजा होता है तो उसका पोर्ट्रेट बनाना, उसका स्टैचू बनाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन किसी देश को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ड्राइंग्स में और आर्ट वर्क में और लिटरेरी वर्क्स में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out of personifying a nation। 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। वो एक तरीके से कंट्रीज को पर्सोनिफाई करते थे। जैसे भारत माता बोलते हैं हम, इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं भारत माता के नाम से बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। अब भारत माता किसी जो है एक फीमेल फिगर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वो किसी लेडी का नाम नहीं है, ना उसका कोई पर्टिकुलर फेस है, ठीक है, सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली एक एलिगरी है, ऐसा कहा जा सकता है उनको, ठीक है। एक फीमेल फिगर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरीके की फीमेल फिगर्स, ठीक इसी तरह की रिप्रेजेंटेशन उस वक्त के आर्टिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए भी की थी। जैसे जर्मनी के लिए जर्मेनिया, ठीक है, जर्मनी के लिए एक फीमेल एलिगरी थी, एक फीमेल फिगर थी जर्मेनिया, जो कि उस वक्त के जर्मन कन्फेडरेशन को, जर्मन कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करती थी, शो करती थी। Nations were portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। Rather it sought to give the abstract idea of nation a concrete form। एक तरीके से ये जो abstract nation है उसको concrete form में लेके आती थी, यानी कोई ऐसी चीज़ लोगों को के सामने रख देती थी personification करके कि इस पूरे जर्मनी को ये रिप्रेजेंट करती है जर्मेनिया। That is the female figure became an allegory of the nation। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1850 के पोस्टेड स्टैम्प्स दिखा रखे हैं, मैरियान की फिगर यहाँ पे छपी हुई है, ठीक है। मैरियान जो है वो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को जो है रिप्रेजेंट करने वाली एक फीमेल एलिगरी थी। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हमने पढ़ा था तब जो लिबर्टी थी, जस्टिस थी, रिपब्लिक थी, इन सब की देवियाँ बनाते थे आर्टिस्ट अपनी आर्ट वर्क में कि ये लिबर्टी की देवी है, ये जस्टिस की गॉडेस है, ये रिपब्लिक की गॉडेस है, ठीक है। एंजल्स या गॉड्स या फीमेल फिगर्स बनाया करते थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लोग उनसे कनेक्ट कर पाएँ इसीलिए ऐसा किया करते थे वो, ठीक है। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। और कुछ ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स भी थे इनको जो है दिखाने के लिए, अपने आइडियल्स को दिखाने के लिए। जैसे ब्रोकन चेन का सिंबल होता था उस वक्त, राइजिंग सन एक सिंबल होता था उस वक्त, ठीक है। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। जैसे कि लिबर्टी को शो करने के लिए लिबर्टी के जो एट्रीब्यूट्स थे वो कौन कौन से, रेड कैप, रेड कलर की कैप, ब्रोकन चेन, और जस्टिस को दिखाने के लिए एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, ठीक है। सफ़ेद रंग की एक औरत का स्टैचू, ठीक है, ठीक है, सफ़ेद रंग का एक लड़की का स्टैचू जिसके आंखों पे काले रंग की पट्टी बंधी हुई है और हाथों में तराजू है, ठीक है। ये फीमेल फिगर थी जस्टिस को दिखाने के लिए, इंसाफ की देवी उस वक्त भी कहा जाता था। सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। ठीक इसी तरीके की कई फीमेल एलिगरीज जो है वो अपने आर्टवर्क्स में, अपनी ड्राइंग्स में शो करते थे उस वक्त के आर्टिस्ट। इन फ्रांस शी वॉज christened Marianne, a popular Christian name which underline the idea of people's nation। फ्रांस में जैसे कि christened Marianne, ठीक है, मैरियान
वहाँ की एक फीमेल एलिगरी थी। ये मैरियान एक काफ़ी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है और ये रिप्रेजेंट करती थी पीपल्स नेशन, लोगों का बनाया हुआ, लोगों के लिए बनाया हुआ देश। ठीक है, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। अब ये जो न्यूली ड्रॉन फीमेल एलिगरी थी फ्रांस की, इसमें जो कैरेक्टर्स लिए गए, इसमें जो चीज़ें ली गई वो लिबर्टी और रिपब्लिक की स्टैचू से ली गई। रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेड, कोकेड किसको कहा जाता है? रेड कैप आपको पता ही है, ठीक है, लाल रंग की टोपी। ट्राई कलर मतलब 3 रंग का झंडा, ठीक है, जो इनका जिसमें रेड कलर भी आता था, गोल्ड कलर भी आता था, जिसमें वो वाला झंडा इनका। और कोकेड, देखिए कोकेड क्या होता है? टोपी के ऊपर जो रिबन बांध लेते हैं उसको कोकेड कहा जाता है। Statues of Marianne was erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and persuade them to identify with it. Marianne figures were marked on coins and stamps. लोगों को मैरियान के बारे में पता चले, वो मैरियान को जो है एक तरीके से अपने मन में बसा लें, इसीलिए मैरियान की फीमेल स्टैचूज को फेमस पब्लिक स्क्वायर्स पे, यानी चौक पे, चौराहों पे, ठीक है, जो मेन जहाँ पे भीड़ रहती थी वहाँ पे इरेक्ट किया गया, वहाँ पे लगाए गए स्टैचूज। ठीक है, कॉइन्स के ऊपर, स्टैम्प्स के ऊपर भी इनकी जो है पिक्चर बनाई गई। ठीक है, यहाँ पे फीमेल एलिगरी, जर्मनी की जो फीमेल एलिगरी है जर्मेनिया, उनको दिखाया गया है यहाँ पे इस पिक्चर में आपके सामने। जर्मेनिया जो है वो जर्मन नेशन की एलिगरी थी। ठीक है, जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ठीक है, ये जो हमारे सामने फिगर है यहाँ पे देखिए, इन्होंने ओक लीव्स का एक मुकुट डाला हुआ है। ठीक है, जर्मन कल्चर में ओक लीव्स का मतलब होता है हीरोइज्म, हीरोइज्म को शो करती हैं ये। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे वो हैं, जैसे यहाँ पे ओलिव्स लिपटे हुए हैं, तलवार के साथ तलवार है यहाँ पे। ठीक है, राइजिंग सन की रेज हैं यहाँ पे पीछे देखिए। ठीक है, उगते हुए सूरज की जो है वो किरणें यहाँ पे दिखा रखी हैं हमें। तो उगते हुए सूरज की किरणें हमें यहाँ पे दिखा रखी हैं पीछे। ठीक है, तो इन सब का भी अपना एक मीनिंग बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है जहाँ पे सिंबल्स और उनके मीनिंग्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ब्रोकन चेन का मीनिंग होता है फ्री होना। ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल देखिए यहाँ पे कहाँ शो कर रखी है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रखी है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रेंथ का, ताकत का, जर्मन एम्पायर का सिंबल है ये। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, वो मैंने आपको पहले बताया, हीरोइज्म का मीनिंग है जर्मन कल्चर में। स्वॉर्ड का मतलब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ओलिव ब्रांच, अब ये देखिए स्वॉर्ड के चारों तरफ ओलिव्स लिपटे हुए हैं, इनका मतलब है कि हम शांति भी करना चाहते हैं, शांति भी करना चाहते हैं हम, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा, ठीक है, हमारे हकों को दबाएगा, तो हम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का झंडा, ठीक है, ये लिबरल नेशनलिस्ट का झंडा था जो नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे एक तरीके से। रेज ऑफ राइजिंग सन जो बैकग्राउंड में दिखा रखी हैं, इसका मतलब है कि एक नया सूर्य आ रहा है, एक नया समय आ रहा है, पुराना समय जा रहा है। यहाँ पे द फॉलन जर्मेनिया की फिगर दिखा रखी है, जब 1850 के आसपास जो स्ट्रगल्स थे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, जब वो नहीं जो है रिजल्ट यील्ड कर पा रहे थे, उस वक्त बनाई हुई एक पोर्ट्रेयल है ये। ठीक है, यहाँ पे जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, यहाँ पे एक पोर्ट्रेयल दिखा रखा है जिसमें जो जर्मेनिया है वो राइन वाले एरिया को, एक इलाके का नाम है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। आगे आता है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरे को गुलाम बनाती है, जैसे कि इंग्लैंड ने खुद को आज़ाद करवाने के लिए, खुद को डेमोक्रेटिक करने के लिए, खुद को रूलर्स से आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। लेकिन बाद में जाके जब इसकी पावर बढ़ने लगी, जब इसके पास पैसा आने लगा, जब इंडस्ट्रीज लगने लगी इसके अंदर, तो उसने दूसरी कंट्रीज को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। यानी नेशनलिज्म के मायने जो हैं वो बदलने लगे। पहले जो लोग लिबर्टी के लिए, जस्टिस के लिए, फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए, सोवरन रूल के लिए आवाज़ उठाते थे, अब वही लोग प्राइड महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे जब उनकी कंट्री किसी और इलाके को गुलाम बना लिया करती थी। ठीक है, तो ये किस तरीके से चेंज हुआ, लोगों की थिंकिंग में बदलाव किस तरीके से आया, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. जो nationalism के मायने थे 19th century के लास्ट क्वार्टर में, यानी 1875 से 1900 के बीच में नेशनलिज्म के मायने बदलने लगे। पहले नेशनलिज्म को जहां लिबरल, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से जोड़ के देखा जाता था, अब ठीक है ये काफ़ी जो है तंग हाली में रह गया अब नेशनलिज्म ये।
During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. ये जो पीरियड था 1875 से 1900 के बीच में, ये एक ऐसा पीरियड था जब यूरोपियन नेशंस में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, जहाँ पे लोग अपने देश के लिए दूसरे देशों के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, लड़ने मरने को तैयार थे. द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इंपेरियलिस्ट एम्स. जो उस वक्त की मेजर यूरोपियन पावर्स थी, फ्रांस थी, उस वक्त की मेजर यूरोपियन पावर इंग्लैंड थी, और बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी वो अपने देश के लोगों को मैनिपुलेट करती थी, उनकी भावनाओं के साथ खेलती थी, ठीक है, ताकि वो जो इंपीरियलिस्टिक एम्स पूरी कर रहे हैं अपनी, उनको सही ठहरा सके. यानी लोगों का दिमाग कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया था वहाँ की सरकारों ने कि दूसरी कंट्रीज़ को गुलाम बनाने में लोग जो है वो गर्व महसूस करने लगे, प्राइड महसूस करने लगे, ठीक है, एक प्राइड का सिंबल लेने लगे इस चीज़ में. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स. जो यूरोपियन स्टेट्स, नेशन स्टेट्स आपस में झगड़ रहे थे 1871 के बाद, ठीक है, जब जर्मनी इटली वगैरह का यूनिफिकेशन हो चुका था, उसके बाद जो मेन टेंशन थी यूरोपियन नेशंस के बीच में वो थी बाल्कन्स को लेके. ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. बाल्कन्स, अब ये बाल्कन्स एक इलाके का नाम है. बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे. जो बाल्कन्स इलाका था वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पे जियोग्राफिकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, एथनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी. अब ये समझिए क्या कहना चाहता है. जियोग्राफिकल का मतलब वहाँ पे लैंड अलग अलग तरह की थी, कहीं पे माउंटेन्स थे, कहीं पे डेजर्ट्स थे, कहीं पे प्लेन एरियाज थे, कहीं पे रिवर साइड्स थी, कहीं पे कोस्टल एरियाज थे. तो अलग अलग तरह की ज़मीन थी और एथनिक ग्रुप्स भी अलग अलग थे. वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते थे. आज के वक्त का जो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्ज़गोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ठीक है, ये जो आज के जो इलाके हैं ये उस वक्त बाल्कन्स के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, और यहाँ रहने वालों को स्लैव्स कहा जाता था. जो बाल्कन्स एरिया था उसका ज़्यादातर हिस्सा ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था. अब जब तक ओटोमन एम्पायर बाल्कन्स के ऊपर राज कर रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था. द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive. लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ने लगी और रोमांटिक नेशनलिज्म फैलने लगा. जब जो आर्टिस्ट थे, पोइट्स थे, वो नेशनलिज्म को लेके जो है क्रिएशंस करने लगे, लोगों में भावनाएं बढ़ने लगी, तब ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गया. अब ये एक्सप्लोजिव कैसे हो गया? एक्सप्लोजिव इस तरीके से हो गया, जो ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे ये सारे एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे, हथियाने के लिए, दूसरों का इलाका हथियाने के लिए, अपनी पावर असर्ट करने के लिए. पहली बात तो बाल्कन्स में जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ने लगे. दूसरी तरफ जो मेजर यूरोपियन पावर थी वो भी आपस में लड़ने लगी कि बाल्कन्स एरिया के ऊपर उनका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाए. तो इस तरीके से ये जो एरिया था बाल्कन्स, ये बहुत एक्सप्लोसिव एरिया था. कन्फ्लिक्ट का काफ़ी ज़्यादा जो था चांस था यहाँ पे, मेजर कन्फ्लिक्ट का. ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैड sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success. पूरी 19th century जो वीक पड़ चुकी ऑटोमन एम्पायर थी वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करने लगी, मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल करके, और बहुत सारे सुधार भी किए उस वक्त की ऑटोमन एम्पायर में. लेकिन लोगों का विश्वास जीतने में ऑटोमन एम्पायर कामयाब नहीं हो सकी. अगर वो ऐसा कर पाती तो शायद वो नहीं होता जो कि बाल्कन्स में हुआ. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. अब धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर से जो बाल्कन्स के, रोमानिया वगैरह के जो इलाके थे वो सारे टूट टूट के अलग होने लगे धीरे धीरे. और क्योंकि ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो चुकी थी तो वो एक तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन नहीं कर पा रही थी. तो बाल्कन्स के इलाके टूट टूट के धीरे धीरे अलग हो रहे थे और अपने अपने आप को अलग अलग इंडिपेंडेंट एरिया डिक्लेयर कर रहे थे. द बाल्कन पीपल्स based their claims for independence of political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. अब हुआ क्या जाने लगा, जानबूझ के हिस्ट्री का हवाला देके अलग अलग जो बाल्कन्स के इलाके थे वो ये प्रूव करने में जुट गए कि पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, हम अलग स्टेट हुआ करते थे.
लेकिन बाद में आके विदेशियों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमें गुलाम बना लिया, हमें अपने हिस्से में जोड़ लिया। हर बाल्कन एथनिक ग्रुप, हर बाल्कन टेरिटरी इसी तरह की हिस्ट्री को बेस बना के अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगा। ठीक है, ये कह के कि पुराने वक्त में हम इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, बाद में इन्होंने, ओटोमन एम्पायर ने हमारे ऊपर हमला करके हमें कब्जा लिया था और अब हमें मौका मिला है तो हम अपने आप को दोबारा इंडिपेंडेंट करेंगे। Hence the rebellious nationalities in Balkans thought of their struggles as an attempt to win back their long lost independence। तो एक तरीके से जो बाल्कन्स इलाके में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, वहाँ पे लोग ये समझ रहे थे कि हम अपनी आज़ादी वापस ले रहे हैं, जिसको बहुत पहले हमसे छीन लिया गया था। As the different Slavic nationalities struggled to define the territory and independence, the Balkans area became an area of intense conflict। जब अलग अलग जो स्लेव्स थे, जो अलग अलग स्लैब्स थे, अलग अलग जगहों पे रहने वाले स्लैब्स थे, जब वो अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को डिफाइन नहीं कर पाए तो बाल्कन्स में कन्फ्लिक्ट बढ़ गया। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। जो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, एक दूसरे का इलाका कब्जा करने के लिए और अपनी पावर दिखाने के लिए। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry। अब माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया जब बाल्कन्स इलाके में मेजर यूरोपियन पावर्स भी आ धमकी अपनी पावर दिखाने के लिए। ठीक है, ये इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह भी आ धमके। इस पीरियड के दौरान काफ़ी ज़बरदस्त दुश्मनी थी यूरोपियन पावर्स की आपस में। ठीक है, अब वो दुश्मनी क्यों थी? बाल्कन्स एरिया में ट्रेड और कॉलोनीज बनाने के लिए, उनको अपना गुलाम बनाने के लिए। ठीक है, वहां पे अपनी नेवी की और मिलिट्री की ताकत दिखाने के लिए आपस में झगड़ा कर रही थी। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे दैट बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ठीक है, हर एक पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, ये सारे बाल्कन एरिया के ऊपर कब्जा जमाना चाहते थे, अधिकार जमाना चाहते थे। ठीक है, इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। और पहले तो छोटी छोटी कई लड़ाइयाँ हुई और बाद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक तरीके से बाल्कन कन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते हुए ही हुआ। यानी बाल्कन कन्फ्लिक्ट ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे मेजर कारणों में से एक साबित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैप दिखा रखा है बच्चों, देखिए आप, ये उस वक्त की ब्रिटिश एम्पायर को किस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस मैप में देखिए, सब यहाँ पे तो है ब्रिटेन की फीमेल एलिगरी। ठीक है, ब्रिटानिया। ठीक है, जैसे हम भारत माता बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्रिटेन वाले ब्रिटानिया बोलते हैं, अपनी देवी को ब्रिटानिया बोलते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर बैठी हुई है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर रखा है। ठीक है, और ये इस तरीके से शो कर रखा है कि ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड को दबा रखा है, पूरा वर्ल्ड ब्रिटेन के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कॉलोनीज को, यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, जानवरों के जरिए, टाइगर्स के जरिए, एलिफेंट्स के जरिए और पुरानी वेशभूषा पहने हुए लोगों के जरिए। ठीक है, एक तरीके से इस फिगर में जो ब्रिटेन के लोग थे वो गर्व महसूस करते थे। ठीक है, हुआ तो एक्चुअली ये है कि ब्रिटेन ने दूसरी कंट्रीज को गुलाम बना लिया है। पहले तो कहाँ वो खुद के लिए आइडियल्स एस्टेब्लिश कर रहा था। ठीक है, अब वो जिसके लिए वो खुद लड़ा था, अब वही काम वो दूसरों के साथ करना शुरू कर देता है और इस चीज़ में गर्व महसूस भी कर रहा है। ठीक है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में एक तरीके से नेशनलिज्म घुस गया अंदर। लेट यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और जब ये इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म एक दूसरे के साथ मिले तो 1914 में वो हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कोलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही बहुत सी कंट्रीज जिनको कॉलोनी बनाया गया था, जिनको गुलाम बनाया गया था, वो यूरोपियन पावर्स के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर देती हैं, जिनमें से इंडिया भी एक था। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। जो ये नेशनल, जो कि ये इंपीरियल, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स थी, जो इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज़ के खिलाफ जो लड़ाइयाँ थी, ये हर तरफ शुरू होने लगी और देश के नाम पे शुरू होने लगी। हम भी अपनी आज़ादी की लड़ाई को नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ही बोलते हैं, इन द सेंस दैट दे स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। अब वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ये सब जानते थे कि जब ये अपनी इंपीरियल कंट्री को बाहर भगा देंगे तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे खुद को। इंडिया के साथ भी तो ऐसा ही था। ठीक है, उस वक्त क्लियर था ये बात कि जब
ब्रिटेन से आज़ादी पालेगा इंडिया तो ये अपना खुद का एक अलग देश बनाएगा, ठीक है। तो एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी उस वक्त की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में थी। फोर्ज्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म, और ये जो नेशनल यूनिटी आई थी लोगों में, ये इस वजह से आई थी क्योंकि लोगों ने मिलके, अलग अलग इलाकों के लोगों ने मिलके यूरोपियन पावर्स के खिलाफ, इंपीरियल पावर्स के खिलाफ खुद को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड, जो यूरोपियन आइडियल्स थे नेशनलिज्म के वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लोग अपना अपना नज़रिया रखते थे नेशनलिज्म का, लेकिन नेशन स्टेट बनाना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना, ये नेचुरल और यूनिवर्सल था। यानी जितनी भी कंट्रीज उस वक्त कॉलोनीज बनी हुई थी वो सारी इंडिपेंडेंट होके नेशन स्टेट्स की शक्ल लेना चाहती थी, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनना चाहती थी, ये बात क्लियर थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।